हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 का मैथ्स का फाइनल टर्म के एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए ना पेपर करवा रहा हूँ। ये ना लास्ट ईयर का पेपर है, तो इस बार भी लास्ट ईयर के पेपर के पैटर्न की तरह ही आपको फाइनल टर्म का पेपर रहने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। मुझे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर आप 6 क्लास के लिए तो बना ही नहीं रहे वीडियोस, तो इसलिए मैं आपके लिए जैसे फाइनल टर्म का पेपर था ना पिछले साल का, तो उसी को ध्यान में रखकर ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं केवल आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो इसमें है, बल्कि आपको एडिशनल नॉलेज भी दूंगा ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके। आप इसे ध्यान समझिएगा। आपका जो पेपर है वो 60 मार्क्स का रहेगा, 2.5 घंटे में आपको पूरा पेपर करना होगा। ठीक है, तो आप ध्यान समझिएगा। ये पुराना पेपर है लेकिन इस बार आपके बहुत काम आने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, और इसमें ना पूरा मेंशन किया गया है कि ये देख रहे हैं ना अभी, जो आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सी यूनिट कितने कितने मार्क्स की यहाँ पर रहने वाली। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और आपको अच्छे से एक चीज समझाता हूँ। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले में बोल रहा है कि आपको एक पिक्चर दे रखी है और आपको इस पिक्चर को देख के बताना है कि इसका नाम क्या है। आप बताइए ये कौन सा ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं? मैं इससे पहले आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मैं आपको बता दूं, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आप ये ध्यान रखना जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसे आइसोसेलेस कहते हैं। हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज से बोला जाता है। क्लियर हो गया? मैं आपको ना एक्स्ट्रा भी बता रहा हूँ। अगर बच्चे ये बताओ, अगर तीनों साइड बराबर होती तो इसे क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। बहुत से बच्चों के कमेंट थे कि सर हमारे 6 के लिए वीडियो नहीं बना रहे आप, तो लो आपके लिए भी वीडियो हाजिर है। ठीक है, तो अगर ये बताओ तीनों साइड अलग अलग होंगी तो उसे क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, जल्दी से। वेरी गुड, स्केलेन। देखो जिसकी तीनों साइड अलग होती है उसे हम बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है, और ये बताओ अगर एक ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का है तो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री भी हो, साइड बराबर भी हो, उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें आपको छांटना था, तो पहले वाले का आंसर क्लियर हो गया आपको। तो क्या आंसर आएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो एग्जाम में आप कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। देखो ये ना एमसीक्यू है, आप क्वेश्चन नंबर 1 डाल के पहले का आंसर, क्या जो पहले का आंसर क्या है जो इस पर टिक रहेगा इसको मत देखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो आप इसको ऐसे एग्जाम में लिख के आ जाओगे। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? ए है, बी है, सी है? कौन सा है? बी है, तो इस पर बी पे टिक कर देंगे। हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समझ में आ गई कैसे करना एग्जाम में है? तो ये तो मैं आपको रफ में समझा रहा हूँ ना, और ये एग्जाम में जब हम करेंगे तो ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन है देखो। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। ये कह रहा 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण का माप क्या होगा? एंगल फॉर्म बिटवीन हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 6 o'clock इज। तो देखो आप ये घड़ी लो, बना लो, तो ऊपर 12 होता है, नीचे 6 होता है, तो इसने कितने बजाने के लिए बोला है? 6 बजे। तो छोटी सुई यहाँ पर हो गई, बड़ी सुई यहाँ पर हो गई। अब इससे बोला है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बताओ जल्दी से। ये पूरी स्ट्रेट लाइन हो गई ना, तो कितने का हो गए? 180 डिग्री का। तो आप इस पर टिक कर दोगे, डी पर टिक कर दोगे। ठीक है, देखो ये रफ में करना, एग्जाम में सिर्फ आपको आंसर लिखना होता है। यहाँ पर लिखोगे 180 डिग्री, बस खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो।
ये कह रहा है ऐसा कोण जिसका माप समकोण से कम है, अपने बताओ। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल इज, बताओ ऐसा कौन सा कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है, बताओ जल्दी से। वेरी गुड, जो बच्चे बोल रहे हैं एक्यूट एंगल, तो उनका सही है। देखो दोनों में से एक करना है। अब मैंने ये कर दी तो मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन समझा रहा हूं। देखो 90 डिग्री से अगर कम होता है तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? न्यून कोण, ठीक है। और अगर 90 डिग्री का होता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं 90 डिग्री को? राइट एंगल। वेरी गुड, समकोण। और अगर 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम होता तो क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। वेरी गुड। मैं देखो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये मैं केवल पेपर के लिए वीडियो नहीं, आपको पास कराने के अच्छे नंबर के लिए लाया हूँ वीडियो आपके लिए। नोनी नोनी प्यारी प्यारी, ठीक है, नोनी नोनी बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ 180 डिग्री का जो कोण होता है उसका क्या नाम होता है, बताओ प्यारो। वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल। देखो जो बोल रहे हैं ना उनको वेरी गुड बोल रहा हूँ, जो बोल रहे हैं उनको नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। अच्छा ये बताओ जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बताओ। वेरी गुड, बहुत कम बच्चों ने बोला होगा। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं? ये नोट्स बनाते हैं ना सारे अपनी कॉपी में, नोना नोना प्यारा प्यारा, ठीक है। और 360 डिग्री का होता है उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड नहीं बोलते, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। हिंदी में पूर्ण कोण। क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। समझ में आ गया? तो देखो मैं जो क्वेश्चन आ रहा है ना इसके आसपास के क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूं। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा सी, अगर हम नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे तो। क्लियर हो गया आपको डियर? आ गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, यहां पर बोला गया स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग इज, जल्दी बताओ इनमें से छोटा नंबर कौन सा है, जल्दी बताओ इसमें छोटा नंबर कौन सा है। ध्यान से देखो, इधर ये लिखा 25.03, 25.003, 25.30, 25.013, बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें? हाँ ये 25.003। देखो पता कैसे देखते हैं, पहले सबसे पहला पहला देखो, 2 2 2 कट गया, 5 5 5 कट गया। अब यहाँ 0 आया, यहाँ 3 आया, ये 3 वाला कट गया क्योंकि 0 है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर देखो 3 0 0 1, तो ये यहाँ 3 आ गया, ये कट गया। तो लास्ट में देखो जो सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, यहाँ 3 है, देखो तीसरे नंबर पे, यहाँ पे तो तीसरा नंबर था ही नहीं, है ना, तो ये वाला आ गया सबसे छोटा, ठीक है। तो ये आ गया। और एक बात और बताता हूँ, इसको और आसान तरीका कैसे कर सकते हो, आप पॉइंट उठा के नीचे बटे में लगा दो, बाकी देखने से पता लग रहा है सबसे छोटा कौन सा 25.003। तो जब हम थर्ड आंसर लिखेंगे तो थर्ड का अगर बी है तो बी डाल के 25.003 लिख देंगे। क्लियर हो गया? ये कह रहा है और वाला क्वेश्चन कर दो आप, अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है कि 5705 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो देखो 5705 को हमें ग्राम को किलोग्राम बदलना है। जब किलोग्राम में बदलना होता है तो देखो यहाँ पर तो हम क्वेश्चन नंबर, देखो ये और है, मतलब तीसरे का ऊपर करो नीचे करो, ठीक है ना, एक करना होता है। अब अगर आपको इसको किलोग्राम में बदलने के लिए बोल रहा है तो आप इसको किलोग्राम में कैसे बदलोगे? जब ग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, हाँ है ना। तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 5705 मतलब 5.705 किलोग्राम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो कि आपके एग्जाम में आएगा कि किलोमीटर को मीटर में बदलो तो 1000 का यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलो तो किसका यूज़ करेंगे? 100 का यूज़ करेंगे। 1 किलो को ग्राम में बदलो तो किसका यूज़ करेंगे? 1000 का यूज़ करेंगे, हाँ या ना। तो ये, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए। अब अगला ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डेसिमल में लिखो, ये रहा, इसको डेसिमल में लिखो। आता डेसिमल में लिखना?
देखो बहुत आसान है डियर, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। ये लिखो 500 प्लस 6 प्लस 3/100। पहले जमा कर लो, ये कितना है 506, ठीक है। फिर 506, इस जीरो की जगह क्या आ गया 3, यहाँ कोई नहीं तो जीरो की जगह 0, 1 की जगह क्या लग गया पॉइंट। अब इन दोनों को जोड़ दो 506.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया 003, जोड़ दो 3 0.605, तो 506.03 आ गया। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के नीचे अगर यहाँ कहीं पॉइंट नहीं लिखा तो अपने आप जैसे यहाँ कोई पॉइंट नहीं था ना तो सीधे हाथ में पॉइंट लगा दो। कहते हैं ना सीधे हाथ का पड़ेगा, लेकिन पॉइंट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पॉइंट पड़ेगा। पॉइंट लगा के जितने जने उतने जीरो लगा दो, क्योंकि यहाँ पे 2 जने से 2 जीरो लगा दी, फिर जोड़ दो। नहीं तो बच्चे बिल्कुल सिंपल जोड़ लेते हैं। 506 रुपये और 3 कुछ पैसे हैं, तो 506.03 आई समझ आई। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? आ रहा ना प्यारो? वेरी गुड। अब उसके बाद अच्छा इसका आंसर समझ में आ गया। अब मैं ना लिख नहीं रहा आंसर क्या क्या, वो तो आपको पेपर में पता लगे पैटर्न कैसे करना है, ठीक है। अब मैं आपको जो है वो ये बता देता हूँ कि ना इससे अगला क्वेश्चन जो है उसे आपको कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे क्या दे रखा है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ बोला गया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। ये जो आकृति दे रखी है ना, इसमें हमें पता लगाना कितने ट्राइंगल हैं। बताओ कितने ट्राइंगल हैं? वेरी गुड, 3 है। देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ बच्चों, कि एग्जाम में ऐसी फिगर आ जाएगी। जैसे मान लो ये दिया, इसने बोला बताओ इसमें कितने स्क्वायर हैं, जल्दी बताओ। 5, 1 2 3 4, 4 है बच्चों। स्क्वायर 4 है, तो क्योंकि ये यूँ रेक्टेंगल बन गया ना। हाँ अगर वो बोले रेक्टेंगल कितने, तो 1 2 3 4, वैसे रेक्टेंगल ही लग रहा है। अच्छा ये बताओ रेक्टेंगल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? ऐसे कुछ और भी दे सकता है वो, कर लोगे, पता लगा लोगे अपने आप। थोड़ा टफ भी क्वेश्चन आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का व्यास 7.2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखो मैं आपको बता दूं कि जो एक सर्कल होता है ना, जो एक सर्कल होता है ये सेंटर होता है, तो ये हम अगर लाइन डाल लेते हैं तो इसको डायमीटर कहते हैं। तो एक डायमीटर में कितनी रेडियस होती है? 2 होती है। तो अगर इसने बोला डायमीटर 7.2 है, हिंदी में व्यास अगर 7.2 है, जो वृत्त होता है ना, तो एक व्यास में 2 त्रिज्या होती है। तो अगर व्यास 7.2 है, डायमीटर 7.2 है, तो रेडियस पूछ रहा है रेडियस कितनी होगी। तो आप क्या करोगे, डायमीटर का आधा कर दोगे। जैसे आपके पास एक चॉकलेट है, ठीक है, उसकी आधी करनी है। ऐसे डायमीटर 7.2 है तो उसका आधा करेंगे तो रेडियस निकल जाएगी। मतलब अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, व्यास का आधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना देगा 7.2, तो 7.2 का आधा करना आता है बच्चों, तो डिवाइड कर लो ऐसे, 2 3 जा 6, पॉइंट उतारेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 3.6 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 3.6 आ गया। समझ में आ गई? आ रहा है समझ में? तो अगर छोटे का आंसर में लिखूंगा एग्जाम में तो मैं क्या लिख दूंगा, सी डाल के 3.6 लिख दूंगा। क्लियर हो गया? अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है -1 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती है। सक्सेसर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ -1 इज, बताओ। देखो ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो इसको, थोड़ा टफ क्वेश्चन दिया है। ये कह रहा है -1 के पूर्ववर्ती का परवर्ती बताओ। मतलब पहले -1 से पीछे जाओ फिर वापस आ जाओ, तो वही हो गया। देखो कितना तेज बन रहा है। पहले अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ना तो आप इसको नंबर लाइन में बना लो। मैंने आपको सिखाया था ना ऐसे करके, ये सिखाई थी नंबर लाइन, सिखाई थी। देखो अगर इंग्लिश में देखो प्रोड्यूसर और सक्सेसर होता है। जब हम पीछे जाते हैं ना, घटाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, प्रीडिसेसर। क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। और जब हम आगे जाते हैं तो उसे बोलते हैं सक्सेसर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर। तो कई टीचर आपको ऐसे भी बताएंगे कि बच्चे प्रीडिसेसर है तो एक घटा दो,
सक्सेसर है तो एक जोड़ दो, बताते हैं ना आपको। तो ये कह रहे हैं -1 के पूर्ववर्ती का, मतलब ये कह रहे हैं सक्सेसर प्रीडिसेसर ऑफ -1 इज, तो -1 का पहले एक कम कर दो। देखो इधर जब कम करेंगे तो इधर चले जाएंगे। फिर कह रहा है -1 का जो प्रीडिसेसर आएगा उसका सक्सेसर करो, सक्सेसर मतलब एक जोड़ देंगे वापस आ जाएंगे। तो जब किसी का प्रीडिसेसर का सक्सेसर करते हैं तो वही सेम आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, अगर एग्जाम में हम आंसर लिखेंगे तो 7वां डाल के जो हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। बी आंसर -1। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है, चलो आपसे एक बात और ये बोल रहा है कि अगर आप जैसे नीचे वाला ऊपर वाला नहीं कर पा रहे तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो। सुन रहे मेरी बात? देखो अगर आप ये वाला नहीं कर पा रहे तो आप और वाला कर सकते हो। सुन रहे हो? देखो इतना आसान गवर्नमेंट ने आपके लिए करा हुआ है, आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप ये नीचे वाला आराम से कर सकते हो। इसने बोला है -2 और 2 के बीच में कितने नंबर है, तो ये नंबर लाइन बना लो ऐसे करके। इधर 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3। इसने बोला है -2 और 2 के बीच में कौन कौन से नंबर है, माइनस का 2 ये रहा और 2 ये रहा। इसके बीच में कौन कौन से नंबर है, 1 2 3, तो कितना आंसर आ गया, 3 आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का, ये कह रहा है 523 में से 228 घटाइए। तो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन आया ना, 523 में 228 घटाना है। तो 523 में से अगर हम 228 घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 के 5 और 11 में से 2 के कितने बचे 9 और 4 में से 2 के 2, तो 295 आ गया। कितना आ गया, तो ये आ गया 295। समझ में आ गई? हो गया, क्लियर हो गया ना कंसेप्ट। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी है। क्या है, केस स्टडी। तो अब हम केस स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि किसी राज्य में वर्ष 2010 में, पहले हिंदी वाले सुन लो, 7,43,000 साइकिलें बेची गई। तो देखो 2010 में कितनी साइकिलें बेची गई हैं, 7,43,000, ठीक है। और 2015 में 8,05,100 बेची गई हैं। 2010 में कितनी बेची गई थी बच्चों, इतनी, और 2015 में कितनी बेची गई थी, 8,05,100, ठीक है। ये कह रहा है 2020 में वर्ष 2015 से 40,000 अधिक साइकिल बिकी हैं। सुन रहे हो, 2020 में 40,000 ज़्यादा बिकी हैं। तो 2020 में कितनी साइकिल बिकी है बच्चों, 40,000 जोड़ दो इसमें, 8,40,500, ठीक है, 8,40,500 आ गया। समझ में आ गई? अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, इंग्लिश में देख लो, पहले इंग्लिश में देख लो। ये कह रहा है 2010 में 7,43,000 साइकिल जो है सोल्ड हुई हैं, ये लिखा, रफ में लिख लिया। फिर 2015 में 8,05,100 साइकिल सोल्ड हुई हैं। क्या 2020 में 40,000 साइकिल ज़्यादा बिकी है 2015 से, तो हमने इसमें 40 जोड़ दिया तो ये इतना आ गया, ठीक है। पहले तीनों चीज़ें लिख दी, सुन लो केस स्टडी है। अब पहला क्वेश्चन का आंसर दो। ये कह रहा है 2020 में कितनी साइकिलें बिकी हैं, जल्दी बताओ कितनी बिकी है 2020 में। तो कितने बिकी है ये देखिए आप, 8,40,500 हमने पहले निकाल लिया था, हाँ है ना। अब उसके नेक्स्ट क्वेश्चन इसने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बताओ इनमें से कौन सी ट्रू है, जल्दी बताओ। देखो ये बड़ा है, हाँ ये बड़ा है, नहीं
ये बड़ा है नहीं, ये बड़ा नहीं, देखो इसकी तरफ मुंह खोला, ये बड़ा है ना, तो इसका ए आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया इसका? ए। तो डियर इसका आंसर जो है क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो जल्दी बताओ, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इस पूरे में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप यहाँ पर देख सकते हो, पर यहाँ तो ये है ना, हमें इसको नहीं देखना, हमें इसमें देखना चारों में से ये वाली है, तो ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गई? फिर उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यहां पर ये बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की। आपको क्या बतानी है? प्लेस वैल्यू। पता बच्चों प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं? जिसकी बात कर रहे हैं उस नंबर को देखो, बाकी राइट में जितने जने उतने जीरो लिख दो, तो 40,000 आ गया इसका। सुन रहे मेरी बात? तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। ये लिखा, तो 4 का स्थानीय मान कौन सा आ गया? ये आ गया। फिर इसने बोला है कि ना यहां पर बोला है कि 2015 और 2010 के बीच में साइकिल जो बेची गई उसका डिफरेंस निकालो। तो 2010 में और 2015 में साइकिल जो बेची गई उसका डिफरेंस निकालो। 8,500,000 में से 7,43,000 घटा दो, तो जल्दी बताओ कितना आएगा घटाने पर? देखो 8,500,000 में से 7,43,000 हम घटा देंगे, तो 10 में से 3 के 7 बचे, 9 में से 4 हमने करके 5 बचे, तो 57,500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये देखो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फटाफट अब देखते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। ये कह रहा है कि हमें फिगर दे रखी है। ठीक है, ये फिगर दे रखी है हमें, और यहां पर इसने बोला है कि ABCD इज रेक्टेंगल। क्या बोला इसने? ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? ये देखो ध्यान से, ये रहा ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है या नहीं है? तो ये कह रहा है DCE और ADF दो इक्वल ट्रायंगल है। DCE, ये देखो ये इक्विलेटरल है। पता है इक्विलेटर किसे कहते हैं? इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, हाँ या ना? ये कह रहा है, और ADF ये भी इक्विलेटर ट्रायंगल है। क्या है? इक्विलेटर ट्रायंगल, मतलब इसकी तीनों साइड बराबर है। समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ये भी समबाहु त्रिभुज है, ये भी समबाहु त्रिभुज है, और ये आयत है। फिर ये कह रहा है अगर BC इतना हो, C इतना हो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो ये भी केस स्टडी है, तो हमने पढ़ लिया। अब हम इसके आंसर देंगे। इन्हें क्वेश्चन में पूछा गया, पहले इसने पूछा है AB और BC को जोड़िए। AB और BC को जोड़िए। ठीक है, तो अब हम इसको जोड़ते देखते कितना आंसर आता है। देखो बच्चों, इसको ना ध्यान से आप समझिएगा। ये मैंने रफ में यहाँ पे फिगर भी बना दी ताकि मुझे वहां पे कटिंग ज़्यादा ना करनी पड़े। देखो इसने इसको बता दिया कि 3.5 है, 3.5। ठीक है, इधर देखो बच्चों, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ये रेक्टेंगल की साइड होगी तो इसके बराबर होगी। ऐसे ये कितना है? 1 and 1/3। तो जितना ये है उतना ये होगा, और जितना ये उतना ये होगा, उतना ये होगा। तो अगर कोई पूछे ये कितना होगा तो क्या बताओगे? 3.5, 3.5। ठीक है, ये कितना होगा? 1 and 1/3। तो ये भी कितना होगा? 1 and 1/3, 1 and 1/3। ये कितना होगा? 3.5। समझ में आ गई? कंसेप्ट समझो, क्योंकि इक्विलेटर बोले ना सारी बराबर होगी। अब बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर इसने हमसे जो है पूछ लिया है कि AB + BC कितना होगा, तो वो कहेंगे सर AB हमें पता ही नहीं है, BC पता है हमें। तो मैंने आपको बता देना कि जितना ही होगा उतना ही होगा, उतना ही होगा, उतना ही होगा। तो यहाँ पर इससे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। अब AB और BC को हमें जोड़ना है, तो AB और BC को जोड़ो। AB + BC जोड़ना आता है बच्चों? समझो, ये लिखा AB 3.5, BC कितना है? 1 and 1/3। अब इसको मैं दो तरीके से करा सकता हूँ, एक आसान तरीके से बताता हूँ बिल्कुल। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो।
या मल्टीप्लाई करेंगे ऐड कर देंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे ऐड कर देंगे। तो 2 3 जा 6, 6 और 1 कितना होगा 7/2, 3 1 जा 3 और 1 कितना होगा 4/3। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6। देखो यार इक्वल नहीं लगा, क्या नहीं लगा, इक्वल। अगर इक्वल लगा होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं। इसको इससे गुणा करी, इसको इससे गुणा करी, इसको इससे गुणा करी, तो 21 और 8 कितना होगा 29/6 आ गया। ठीक है, देखो पहले इसको गुणा करी, जोड़ दिया, इसको मल्टीप्लाई करी, ऐड कर दिया। गुणा को मल्टीप्लाई बोलते हैं इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करी, इसको इससे मल्टीप्लाई करी, इसको इससे मल्टीप्लाई करी। अब ये आ गया 29/6। अब इसको डिवाइड कर दो, 6 1 जा 6, 6 0 12, 6 3 18, 6 4 24, तो 24 यहाँ पे 5 आ गया। तो ये जो नीचे वाला वो नीचे रहता है, ये जो होता है ना ये रिमाइंडर ये ऊपर चला जाता है, और ये जो होता है ना क्वोशंट ये यहाँ आ जाता है। समझ में आ गई, समझ में आ गए बच्चों। अब इसका बताओ कौन सा आंसर होगा। ओह देखो कितना आसान है बच्चों, मैंने आपको पूरा करके दिखाया ना, इन्होंने इतना ही छोड़ दिया 29/6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, बी आ गया। क्या आ गया, ये हमारा बी आंसर इसका आ गया। इस पर हम टिक कर देंगे। मैंने आपको बता देना कैसे लिखना है कॉपी में, तो बस वो आप आंसर लिखते चले जाना। अब इसने बोला है डीसी प्लस सीई निकालो, डीसी प्लस सीई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ लोगे, चलो मैं करके दिखाता हूँ। देखो डीसी कितना है 3 and 1/2, 3 and 1/2, तो जोड़ो 3 2 जा 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जोड़ देते हैं। 3 2 जा 6 और 1 कितना होगा 7/2, 3 2 जा 6 और 1 7/2। आप क्या करेंगे, देखो जब नीचे वाला सेम होता है ना तो उससे एक बार लिख दो, ऊपर वाले को सेम उतार दो, तो 14/2 कितना आ गया 7 आ गया। और सिंपल सी बात है बच्चों, 3.5 और 3.5 कितने होते हैं, 7 ही तो होते हैं। हाँ है ना, कॉमन सेंस भी लगाया करो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, इसका जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आंसर है सी। ठीक है, क्या आ गया आंसर इसका, सी आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कौन सा ट्रू है, इन चारों में से कौन सा ट्रू है। तो चेक करो कौन सा ट्रू है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं ना, तो ये तो फॉल्स है। अच्छा ये बताओ ये ठीक है गलत है। देखो इसको मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6 और 1 7, ये भी गलत है। ये चेक करो 2 3 जा 6 और 1 कितने होते हैं 7 होते हैं, यहाँ पे 5 लिखा, ये भी गलत है। अब बच्चे समझ गए, लास्ट वाला आंसर होगा 2 3 जा 6 और 1 7। ऐसे क्वेश्चन आया ना तो पहले वाला और लास्ट वाला चेक किया करो पहले। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया डी। ठीक है, अब उसके कह रहे ए बी प्लस डी एफ का मान निकालिए, इसका मान निकालो ए बी प्लस डी एफ का। अब हमें जोड़ना है ए बी प्लस डी एफ को। ठीक है, देखो ए बी और डी एफ, तो देखो हम ऐसी चीज पहले जोड़ चुके हैं, 3 and 1/2 और 1 and 1/3 जोड़ चुके हैं ना हम, तो यही तो था। तो क्या आया था हमारा 4 and 5/6, तो ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया ए। अब हमें बोला गया ए बी माइनस बी सी करना है, तो हमें जो बोला गया ए बी माइनस बी सी घटाना है, तो ए बी माइनस बी सी घटाएंगे तो ए बी कितना है हमारा 3 and 1/2 और बी सी कितना है 1 and 1/2। अब इसको घटा देते हैं, देखते हैं कितना आता है। वही सेम करेंगे 3 2 6 और 1 7/2, 2 1 जा 2 और 1 3/2। अब घटा दो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 4। ठीक है, अब वैसे करो, इसको इससे मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, और 21 में से 8 गए, हमारे कितने बचेंगे यहाँ पर। अगर हम 21 में से 8 जैसे घटाते हैं तो हमारे बचेंगे 13, तो 13/6। ठीक है, समझ में आ गई। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन बदल लो, कैसे बदलते हैं, 6 दूनी 12, 6 2 12, 1 बचा,
तो क्या आ गया, नीचे वाला नीचे रहता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, ये 2 इधर चला जाता है, तो ये आ गया 2 and 1/6। तो इसका कौन सा आंसर आएगा, तो ये जो हम घटाते हैं तो 2 and 1/6 ये लिखा ए, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया, ये हमने सॉल्व करा था, क्योंकि ऐसे भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है। अब उसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सेक्शन बी जो है अब हम इसे करते हैं। सेक्शन बी में यहां बोला है 8 भुजाओं वाले बहुभुज को डैश कहते हैं, साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड। ये कह रहा है जिस पॉलीगन में 8 साइड होते हैं उसे क्या बोला जाता है। देखो मैं आपको पहले रफ में जैसे बताऊं, तो जैसा 8 पॉलीगन है तो पता कैसे बनाते हैं 8 पॉलीगन, ऐसे करी लाइन, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करा, 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 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 8 पॉलीगन है इसका नाम होता है ऑक्टागन। क्या होता है, ऑक्टागन। क्या बोलते हैं इसे, अष्टभुज। ठीक है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता दूं कि अगर 3 साइड होते हैं तो ट्रायंगल बोलते हैं, 4 वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को बोलते हैं हेप्टागन और 8 वाले को बोलते हैं ऑक्टागन। 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो इसने ऑक्टागन बोला था, हिंदी में अष्टभुज बोलेंगे। जैसे हम इसका आंसर लिखेंगे ना, 8वें का, चौथे का, पहले का अष्टभुज, क्या बोलेंगे, ऑक्टागन। ठीक है, फिर इन्होंने बोला एक प्रतिवर्ती कोण का माप 80 डिग्री से डैश होता है। मैंने भी आपको बताया था ना प्रतिवर्ती के बारे में, बताया था ना प्रतिवर्ती के बारे में, वहां पे मैंने छोटी की मात्रा लगा दी थी। ठीक है, तो जो प्रतिवर्ती होता है उसमें एंगल जो होता है, ये देखो ये रहा, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बोले ना रिफ्लेक्स एंगल, तो 180 से बड़ा होता है। तो जब हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, तो इसके आंसर में जैसे सेकंड जो हम इसका आंसर करेंगे तो हम लिखेंगे बड़ा, मतलब लार्ज। ठीक है, तो ये इंग्लिश में रिफ्लेक्स है, अभी मैं आपको इंग्लिश में दिखाता हूँ। ये देखो ये लिखा, द मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे मोर या लार्ज देन। ठीक है, तो डियर ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद आगे बोला कि ऑल एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर। देखिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, उसमें सभी एंगल कितने के होते हैं। देखो मैं आपको बता दूं, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसमें हर एंगल होता है 60 डिग्री का। कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसने पूछा था कितने का होगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये पूरी स्टेटमेंट आप उतार देना और लिख देना 60 डिग्री। फिर ये कह रहा है डायगोनल बताओ स्क्वायर की, वो कैसी होती है। जो डायगोनल होती है ना स्क्वायर की, उसके बारे में पूछ रहा है ये। तो मैं आपको बता दूं डायगोनल होती क्या है। देखो पहले रफ में समझो, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में कोई डायगोनल नहीं होती। अगर पूछेगा ना ट्रायंगल में कितनी डायगोनल होती हैं, तो आप बताओगे ट्रायंगल में 0 डायगोनल होती है, 0 विकर्ण होते हैं ट्रायंगल में। अगर पूछेगा स्क्वायर में कितनी डायगोनल होती हैं, तो 1 2, वर्ग में कितनी डायगोनल होती है, 2 होती है। अगर वो पूछेगा रेक्टेंगल में कितनी होती है, 1 2। और स्क्वायर में जो डायगोनल होती है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, ये 90 डिग्री पे काटती है, ये एंगल भी 90 का होता है, हर बार 90 90 का होता है। और बाइसेक्ट भी करती है। बाइसेक्ट मतलब पता क्या होता है, जब एक लाइन को कोई लाइन इक्वल पार्ट में बांट दे, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो, उसे बोलते हैं बाइसेक्ट, हिंदी में बोलते हैं समद्वि भाजित। तो ये कह रहा है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर डैश ईच अदर, तो परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। यहाँ पे इसका आंसर जो है ना, जब आप इसका आंसर लिखोगे ना, क्वेश्चन नंबर ये जो है 3rd चल रहा है, 4th चल रहा है, तो 4th का जो आंसर आप लिखोगे परपेंडिकुलर। जैसे अगर आप
पूरी स्टेटमेंट लिखना चाहो पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो, हिंदी में लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। अब ये कह रहे सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं डैश होती हैं। अब देखो यहाँ पर बोले सम चतुर्भुज, मैं आपको सारे चतुर्भुज बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। अच्छा, डायगोनल के बारे में बता रहा था ना मैं आपको, डायगोनल मतलब समझ में आ गया, जो दो कोनों को मिलाते हैं उसे डायगोनल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा ये मैंने पेंटागन बनाया है, ठीक है, बताओ पेंटागन में कितनी डायगोनल होती है, 1 2 3 4 और ये हो गई 5। पेंटागन में 5 डायगोनल होती हैं। अगर मैं पूछूं हेक्सागन में कितनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 20 से चलेगी 9 होते हैं। हेक्सागन में 9 होती है। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड होती है, षटभुज बोलते हैं, इसे बोलते हैं पंचभुज। ये आप नोट्स बना लेना, अपनी कॉपी में अलग से लिखते रहना। अब ये पूछ रहा है कि रोम्बस में जो सभी साइड्स होते हैं वो कैसी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एक तो देखो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके बारे में पता नहीं होता वो कैसा होगा, इसे सिर्फ बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बोलेंगे। फिर दूसरा होता है जिसमें ये साइड इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। इसको अगर मैं थोड़ा सीधा बना लूं ऐसे करके, तो इसको हम बोलते हैं ये इसके पैरेलल है, बराबर है। पैरेलल मतलब जो एक दूसरे को काटती नहीं है, ये इसके पैरेलल इक्वल होती है, इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम, हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुज। क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसको। अब ये बोल रहे रोम्बस के बारे में। तो देखो रोम्बस कैसे बनाते हैं। रोम्बस में 4 साइड होती है, चारों इक्वल होती है, सम चतुर्भुज बोलते हैं इसको, ठीक है, रोम्बस इसे बोलते हैं। और एक होता है स्क्वायर, जिसे जादुई फिगर बोलते हैं, क्योंकि इसमें हर एंगल 90 का भी होता है, सारी साइड भी इक्वल होती है, डायगोनल भी इक्वल होती है। और एक होता है रेक्टेंगल, जिसमें आमने सामने की साइड इक्वल होती है और जो है एंगल 90 डिग्री का होता है, और डायगोनल बराबर होते हैं, बस परपेंडिकुलर नहीं होती। अगर वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे ना तो वो स्क्वायर बन जाए और 4 साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसका आंसर क्या, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर, क्या लिखेंगे आप, इक्वल लिख देंगे। जैसे 5वां क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पे इक्वल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बराबर। अब उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है वो मैचिंग से जुड़ा हुआ है, तो आपको मैचिंग करके दिखानी है। तो मैं इसी में कर देता हूँ। ये देखो, बताओ ये क्या है, ट्रायंगल है, ये क्या है, एंगल है, और ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, और ये क्या है, रे। अब रे का सुन लो एक बार फटाफट। अगर एक तरफ जा रहा है, ये जा रही है लाइन, तो उसे रे बोलेंगे, किरण बोलेंगे। अगर वो दोनों तरफ जा रही है तो उसे बोलेंगे लाइन, रेखा बोलेंगे। और अगर वो उसके एंडिंग पॉइंट है तो उसे लाइन सेगमेंट बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। और अगर 2 लाइन मिल रही है तो इस वाले को हम बोलेंगे एंगल, कोण बोलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात, ये सारा याद रखना। और एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी। 2 पॉइंट से कितनी खींच सकते हैं, ओनली 1, केवल एक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो मैचिंग तो आसान थी। अब देख लो पेपर का पैटर्न ऐसे ही रहने वाला है। उसके बाद ये 6 से लेकर 9 तक है, और यहाँ पर इसने बोला कि ये वेरी शॉर्ट है और एक मार्क्स के हैं। तो ये कह रहा है, अब देखो ये क्या कह रहा है, इसको हम फटाफट देखते हैं। ये कह रहा है यदि हम संख्या रेखा पर 7 पर है तो पूर्णांक 5 पर पहुंचने के लिए किस दिशा में और कितना चलना होगा। इंग्लिश में कह रहा है अगर 7 नंबर लाइन पर है तो हमें अगर 5 पर जाना है तो कौन से डायरेक्शन में जाना होगा और कितना मूव करना होगा, कितने स्टेप चलने होंगे, हाउ मेनी स्टेप। तो मैंने आपको नंबर लाइन सिखाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का, 30 को ही कर रहे हैं, 6 का नहीं, 30 को ही कर रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ पर नंबर लाइन बना लो। देखो नंबर लाइन बनाते समय देख लो कौन से नंबर है, 7 और 5 चाहिए हमें। ठीक है, तो पॉजिटिव बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसने बोला कि यदि हम संख्या रेखा पर 7 पर है, हम यहाँ 7 पर है, कहाँ पर है 7 पर, तो ये कह रहा है हमें 5 पर पहुंचना है, तो इधर जाना पड़ेगा। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट में। इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, तो हमें लेफ्ट में जाना होगा। तो कितने कदम जाना होगा, 1 2। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे, आपको ये पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसने जो बातें पूछी हैं उसको बता दो फटाफट। इसने पूछा क्या, 5 से 7 जाने पर कितने कदम चलने पड़ेंगे और किस दिशा में जाएंगे। तो आप लिखोगे ऐसे लेफ्ट, और क्योंकि इधर देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, क्योंकि डायरेक्शन पूछा तो ब्रैकेट में वेस्ट लिख देंगे और लिख देंगे 2 स्टेप, हिंदी में बायां लिख देंगे। और ये जा रहे हैं हम पूरा पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, और 2 कदम, ये टीचर पूरा देख लेंगे। हाँ, इस बच्चे ने पूरी बात लिख दी है। फिर 7वें क्वेश्चन पर आ जाओ। 7वें में बोल रहा है कि ये जो नंबर दे रखे हैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बड़े से छोटा। तो ये -4 -3 6 और -6 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसका, 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। फिर उससे छोटा कौन सा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो नंबर लाइन का सहारा ले लो। सबसे बड़ा कौन सा है, 6, देखो सबसे बड़ा कौन सा है, 6। फिर उससे छोटा कौन सा है, कौन सा पहले आएगा, -3 आएगा। देखो इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 पहले आएगा ना, तो -3 आएगा। ठीक है, फिर उससे के बाद कौन आएगा, -4 आएगा, तो -4 लिख दो। फिर उसके बाद कौन आएगा, -6 आएगा, तो -6 आएगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बड़े से छोटा, अवरोही क्रम बोलते हैं। ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ठीक है, नीचे वाले में क्या बोल रहा है कि ऐसे 2 नंबर बताओ जिसको जोड़ने पर 0 आता हो। तो ये तो और आसान है, 4 और -4 जोड़ दो 0 आएगा, और वाला। आप 3 प्लस ऐसे लिख सकते हो, 3 प्लस ब्रैकेट में -3 0 आएगा। सेम नंबर लिख लो कोई से भी, और बीच में प्लस और ब्रैकेट में माइनस लगा देना। आगे समझ में। अब ये कह रहा है चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र खींचिए, मतलब आपको कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस बनाना है। तो बना दो कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस। इधर देखो पी क्यू आर एस, आप स्केल से बनाना। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर है ना वो पूरा डालना। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ना, तो इससे अगले वाला जो क्वेश्चन है 8वां 9वां जो भी होगा उसके हिसाब से आपको अच्छे से लिखना है। और वाला तो और तरीके से जैसा भी बोलेगा। ठीक है, तो ये हमने पी क्यू आर एस का ये जो है रफ चित्र बना दिया। आप स्केल से बनाना। ये कह रहा पंचभुज के विकर्णों की संख्या लिखिए जल्दी। अब आप मुझे खुद बताइए, मैं नीचे तो पेपर देखा नहीं था, मैंने आपको अपने आप ही बताया कि, तो बताओ फटाफट कि जो पेंटागन है उसमें कितने डायगोनल होंगी, जल्दी बताओ। ये देखो मैंने आपको अभी यहाँ समझाया था ना, बताओ कितने डायगोनल बताई थी मैंने पेंटागन में आपको, 5 ना। तो आप क्वेश्चन नंबर जब 8 आपने करा होगा, यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेटर बना होगा पी क्यू आर एस, फिर 9वें क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, पेंटागन में कितनी डायगोनल होती है, तो 5 डायगोनल, 5 विकर्ण। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ये कह रहा है कि 10 से 14 क्वेश्चन तक आपको करने हैं, और ये 2-2 मार्क्स के हैं। और ये कह रहा है कि ये जो 5/9 है ना, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, और डिनोमिनेटर 63 चाहिए। बच्चों मैं आपको पहले थोड़ा कंसेप्ट बता दूं कि डिनोमिनेटर होता क्या है। देखो पहले क्वेश्चन नंबर ये 10वां है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, तो 10 में जो लिखा है 5/9 और 63, मैं आपको बता दूं डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर। तो
ये रफ में पहले बता दूं कि ऊपर वाले को अंश कहा जाता है, नीचे वाले को हर कहा जाता है। इसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अब इससे बोला क्या है कि आपको डिनोमिनेटर 63 लेना है, तो आपको यहाँ 63 लिखना पड़ेगा पहले से। अब आप बताओ कि 63 यहाँ पे आए तो यहाँ पर कौन सा नंबर लेना पड़ेगा, सोचो। तो आपको मैं बताऊँ कैसे करना होता है। 9 के टेबल में 63 कौन सा नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। तो या अगर ये बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई करने पर ही 7 से 63 आएगा, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई 7 से कर दोगे तो 35 आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, अगर यहाँ पर होता 45 तो 5 से मल्टीप्लाई करते, या 72 होता तो 8 से मल्टीप्लाई करते। यहाँ जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर इसको ये आएगा तो वही ऊपर नीचे लिखेंगे, वही आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझा दोबारा वीडियो को सुनोगे आ जाएगा, पीछे करके सुन लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यहाँ पर बोल रहा है कि एक ही केंद्र लेकर 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बनाइए। ये कह रहा है विद द सेम सेंटर ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडी आई 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। ये आपको स्केल से बनाना होगा, मैं बताता हूँ कैसे बनाना होता है इसे। आप सेंटर एक ही रखेंगे, पहले आपको लेना 4.5 सेंटीमीटर, तो आप थोड़ा सा 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे स्केल से और ऐसे सर्कल बना देंगे। फिर इसने बोला 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रखेंगे 3.5 सेंटीमीटर खोलेंगे, मान लो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ से इस कंपास को मापा और ऐसे पूरा सर्कल बना देंगे। तो इसकी रेडियस यहाँ डाल देना और इसकी यहाँ डाल देना। ठीक है, ये आंसर आएगा, यहाँ ओ लिख देना, यहाँ ए लिख देना, यहाँ बी लिख देना। ऐसे करना है। ठीक है, इसे बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर सेम होता है उसे कोसेंट्रिक सकेंद्री वृत्त कहते हैं। ये कह रहा अगर ये नहीं करना तो ये नीचे वाला करो। कह रहा 60 डिग्री का जो है ना एंगल बनाइए। तो 60 डिग्री एंगल कैसे बनाएंगे, लाइन डाली तो यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया, पहली बार 60 होता तो ये बना दे 60 डिग्री का। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि आपको इस सर्कल बनाना है और उस पर ये चीजें दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो सर्कल बनाना है और सर्कल पे कह रहा है सेक्टर बनाओ। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये सेंटर होता है, इसको मिलाएंगे इसको मिलाएंगे, ये आ जाएगा आपका सेक्टर। ठीक है, ये शायद डिलीट है, तो अगर आपको नहीं करना तो इसे छोड़ दो। त्रिज्या खंड बोलते हैं इसको। जब रेडियस और आर्क से मिलकर कोई चीज बने तो सेक्टर कहते हैं। और इसने बोला है कि एक पॉइंट बाहर लीजिए सर्कल के, तो ये बाहर ले लिया, बस खत्म। तो इस नंबर को इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है। तो ये नंबर है 98432509। तो ये कितना लिखा है ये, तो पहले 3 के बाद कॉमा लगाना, फिर 2 के बाद, है ना, पता ना आपको। इंडिया में पहले 3 फिर 2 के बाद लगा दो, तो कितना हो गया ये 9 करोड़, ये 84 लाख, क्योंकि ऐसे जोड़े बना लो ऐसे करके 84 लाख 32,509। ठीक है, हिंदी में 9 करोड़ 84 लाख 32 हजार 509। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या को टोटल करो। तो ये कह रहा है सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। पहले क्या बोला है, सम ऑफ द
ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये लिख लो। ये क्वेश्चन नंबर मैं और वाला कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 99, फिर 999 होता है। तो इससे बोला 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बताओ 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? एक के आगे 3 जीरो, 1000, ठीक है। तो इसने बोला इसका सम कर दो, तो कितना आगे? 1999। हिंदी में 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये आगे फिर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो इसका योग बोला था, तो योग कितना आ गया हमारा? 1999, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आपको करना है, अगर आता है तो ऐसा। फिर 14 क्वेश्चन है, ये कह रहा है इस पॉइंट वाली चीज को जमा करो। 2 नंबर का आया, देख लो आप। तो देखो कैसे जोड़ना होता है, मैं आपको बता दूं। 35.78 लिखा, ठीक है। फिर ये पॉइंट है ना, पॉइंट यहां लिख दिया, और पॉइंट किधर को ना 9, तो 9 इधर लिख दिया। इधर को ना 005, तो 005 यहां लिख दिया। और ये क्या? पॉइंट, तो ये पॉइंट लिख दिया यहाँ पे। तो इधर 2 है तो 2 लिख दिया, इधर 8 है तो इधर 8 लिख दिया। तो ये 2 0 यहाँ लगा दी। इसको जोड़ दो, देखो दोबारा देख लो, ये 35.78 है, 35.78, ठीक है। ये 9 है, यहाँ 9 लिख दिया। 0.005 लिख दिया। 2.8 2 लिखा, 0.8 यहाँ लिख दिया। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, जो जगह खाली पड़े वो 0 लिख देंगे। ये अच्छे से सीख लो, नहीं तो बाद में बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको जोड़ दो, 5 8 815 का 5 ऊपर 81, जैसे जमा करते हैं वैसे करके प्लस जैसे करते हैं। 9 5 14 15 16 17 ऊपर 81 4, तो 47.585 आ गया, ठीक है। ये देखो ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद अब 15-16 क्वेश्चन है। तो 15-16 क्वेश्चन में बोला गया है कि ये 3 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर बोला गया 15 क्वेश्चन में कि देखिए आपको नंबर लाइन यूज़ करनी है और इंटीजर पता लगाने हैं जो 4 ज़्यादा है -5 से। तो नंबर लाइन बनाओ, बना दी। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, जो नंबर बोला ना वो आपको नंबर लाइन में साथ में बना के दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर लाइन बोला है इसने, नंबर लाइन इसने बोला है तो आपको बनानी पड़ेगी। तो इसने पहले बोला है, पहले किस पर दिखाएंगे? इसने मतलब वह याद कीजिए जो -5 से 4 ज़्यादा, तो -5 पे पहले जाएंगे, और इंग्लिश में जो मोर देन के बाद वर्ड लिखो पहले उस पर जाएंगे, ठीक है। ये -5, तो ये -5 पर चले गए हम, पहले यहाँ पर चले गए। अब इसने बोला मोर, जब मोर बोलेगा तो राइट में जाएंगे, सीधे हाथ में जाएंगे। तो 4 कदम चलो, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए? -1 पर पहुंच गए। तो आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। बस इतना ही था ये आंसर। अगर ये बोलता ना, अगर ये बोलता कि लेस, तो हम इधर की तरफ जाते, फिर इसको मैं फिगर को थोड़ा इधर करके बनाता। समझे हो? इसने बोला था -5 से 4 ज़्यादा, तो -5 पे अगर 4 ज़्यादा बोलेगा तो सीधे हाथ की तरफ जाना है। समझो, ये ध्यान से कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते आते एग्जाम में। ये कह रहा अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा -30 से बड़े कोई 6 नेगेटिव इंटीजर बताओ। ये लिखा 6 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -30। तो क्वेश्चन नंबर और में -30 से बड़े,
तो जब बड़ा होता है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, राइट में। तो बड़ा जाएंगे तो राइट में जाएंगे तो 29 आएगा। 28 इधर की तरफ जाना है, इधर इधर, ठीक है। तो 27 आएगा, 26, 25, 24, 23। आप कोई से भी नंबर लिख सकते हो जो -30 से बड़े हैं लेकिन नेगेटिव है, माइनस वाले। अगर प्लस के बोलते तो हम लिख देते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि -30 से सब प्लस वाले बड़े होते हैं। अब इस सोल्व क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ए बी 6 सेंटीमीटर लेना है और ए बी को डायमीटर मान के सर्कल बना लो, ठीक है। तो मैं आपको इसको बता देता हूँ। सोल्व क्वेश्चन है, पहले हमने ए बी जो है 6 सेंटीमीटर स्केल से खींच लिया, फिर इसको डायमीटर मान लेना है। और बच्चे जब इसको डायमीटर मानते हैं ना तो इस पर पता सर्कल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप प्रकार रखोगे, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। ये देखो आप इसे कैसे करोगे, यहाँ लाइन डाली प्रकार से, फिर यहाँ नीचे की तरफ डालेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, ऐसे डालेंगे और फिर इसको ऐसे करेंगे। तो जब जहाँ काटेगा तो उस लाइन को ऐसे मिला देंगे, तो ये दोनों इससे बराबर हो जाएंगे। फिर इससे बराबर हो जाएंगे तो हम यहाँ प्रकार रख के ऐसे सर्कल बना देंगे, सर्कल बन। तो ये था हमारा 16 क्वेश्चन। अब 17 में क्या क्या रहा है, 17 जो है हमारा और 18 4 मार्क्स का है। तो यहाँ पर इसने हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो हम इस ट्रायंगल की पहले शेप बना लेते हैं, फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमारा 17 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूं। तो 17 क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखी है, ये देखिए फिगर है, ए बी यहाँ लिखा है ए, ये लिखा है बी, और ये लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है पी। ये कह रहा है इसके सभी लाइन सेगमेंट बताओ, इसमें सारी लाइन सेगमेंट बताओ कौन कौन सी है। तो बताओ कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है। एक है आपकी ए बी, जब लाइन सेगमेंट है तो ऊपर ऐसे 2 बिंदु बनाना, फिर है बी पी, फिर है पी सी, फिर है आपका सी ए, फिर है आपका ए पी, ठीक है, फिर आपका है बी सी, ठीक है। तो आप ये सारी लाइन सेगमेंट बता दूंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और पूरी 6। ये पहला पार्ट हमने कर दिया, ठीक है। फिर इसने बोला क्या है, इसने बोला त्रिभुज के नाम जिनमें कोण बी हो, उस ट्रायंगल को बताओ जिसमें एंगल बी आता हो। तो बी किस में आ रहा है, ए बी पी में, ट्रायंगल ए बी पी। दूसरा कौन सा है, ए बी सी, बस 2 ही आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, हो गया ये हमारा। तो फिर 18 क्वेश्चन पर आ जाओ, तो 18 को पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि अमित जो है वो 8 किलो सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलो 500 ग्राम प्याज है और 2 किलो 750 ग्राम टमाटर, बाकी आलू है। तो आलू का वजन निकालिए। देखो कितना आसान है, 4 नंबर का, केवल आलू का हमें वजन निकालना है, ठीक है। और इसमें बोला है कि चलो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता लगा लेंगे प्याज और जो है हमारा टमाटर का कितना वजन, ठीक है। पहले हिंदी में कर देता हूँ, प्याज का वजन कितने का प्याज है, 3 किलो 500 ग्राम। तो यहाँ ले देंगे ऊपर किलोग्राम, यहाँ ऊपर ले देंगे ग्राम, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, टमाटर का वजन, टमाटर का वजन कितना देर का, टमाटर का वजन 2 किलो और 750, ये लिखो। फिर ठीक है, तो इसका तो प्याज और टमाटर का कुल वजन कितना है, प्याज और टमाटर का कुल वजन कितना आ गया, 0 5 7 12 पर हिसाब से 3 5 6 किलो 250 ग्राम आ गया, ठीक है। अब कुल सब्जी का वजन कितना, 8 किलो। कुल सब्जी का वजन
कितना है 8 किलोग्राम, कितना है 000 डाल देंगे, जब नहीं होता 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्याज और टमाटर का कुल वजन, कितना था 6 किलो 250 ग्राम। तो अब इसमें से घटाएंगे तो हमें पता लग जाएगा ना आलू का वजन कितना है। क्या लिखेंगे आलू, इसलिए आलू का वजन। तो ये घटाएंगे तो 10 में से 0 का 0 आएगा, 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 गए 7, 7 में 6 गए 1, तो 1 किलो 750 ग्राम। वैसे तो आपने माइंड में निकाल लिया होगा, लेकिन लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अब इंग्लिश में आप इसको लिख लो, यहाँ लिखोगे प्याज का वजन की जगह वेट ऑफ ऑनियन, वेट ऑफ ऑनियन। यहाँ लिखोगे वेट ऑफ टोमेटो, यहाँ लिखोगे टोटल वेट ऑफ टोमेटो एंड ऑनियन, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल्स, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टोमेटो, फिर यहाँ लिखोगे वेट ऑफ पोटैटो। तो ये आंसर आ गया। ये कह रहा अगर आप ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो आप नीचे वाला कर सकते हो। इसने बोला असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में बदलिए। लो नीचे वाला तो और डिस दिया है, ठीक है, तो और करके, पर मैं दोनों कर रहा हूँ। पहले लिखेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, फिर यहाँ होगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हिंदी में आरोही क्रम में, तो ले देंगे अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में आप बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें से? पॉइंट में सारे सबसे छोटा बताओ, ये रहा, ठीक है। तो 56.056 पहला हो गया। फिर कौन सा इससे बड़ा थोड़ा, ये रहा 56.356। फिर इससे बड़ा कौन सा है? इन दोनों में कौन छोटा, ये रहा 65.306। फिर कौन सा आगे, ये आ गया 65.35। अब डिसेंडिंग में बोला तो ये सारा नंबर लिख देंगे। पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो डिसेंडिंग उल्टा होता है ना, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर। तो मैंने इस तरीके से आपको पूरा पेपर समझा दिया, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना सारे, और कमेंट तो इसमें नहीं होता, आप 6th क्लास के हो, प्लीज़ लाइक सारे कर देना। और कैसी लगी वीडियो आप किसी और कमेंट में जरूर बताना, किसी और क्लास के कमेंट में, और बोलना सर मैं 6th क्लास के हूँ, ठीक है। इससे मुझे पता लगता है कि 6th क्लास वाले बच्चे इंटरेस्टेड है वीडियो देख रहे हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और वीडियोस लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट आप सभी को।